और हमारे बिहार में आज तक शेड्यूल 5 शुरू नहीं हुआ है, शेड्यूल 5 की अनुसूची में नहीं रखा गया है। सरकार नीति तो बना देती है, लेकिन नियत अगर अलग रहे तो आदिवासी क्योंकि बोलते बहुत कम है, उनके पास जाना पड़ता है। जैसे हम लोग कमीशन में काम करते हैं, ऐसे समस्याएं बहुत कम आती हैं, लेकिन हम उनके पास जाते हैं तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। दरअसल में गुण का अनुसूचित जनजाति में यह है, लेकिन गुण लोग इसका नाजायज फायदा हमारे यहाँ उठा रहे हैं। GOND नहीं, गुण, GOR गुण, हाँ गुण है। और ये सब GOND गोंड है, मिलते जुलते नाम का, हाँ मिलते जुलते नाम का इसका फायदा उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। इस वक्त हम दिल्ली के अशोक होटल में मौजूद हैं, जहां बिहार से 3 वरिष्ठ आदिवासी नेता आए हुए हैं। उनकी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई है। वो किन मसलों को लेकर दिल्ली आए हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं, उनसे बात करेंगे। ये तीनों ही आदिवासी बिहार के पश्चिमी चंपारण इलाके से आए हैं और पश्चिमी चंपारण कई वजहों से जाना जाता है। वहाँ गांधी जी का आश्रम भी है, वो एक वक्त में वहाँ गए थे लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, नेपाल की सीमा से लगता हुआ ये इलाका है, उसको बुद्ध और अशोक की भूमि भी कहा जाता है। लेकिन उसको थारू आदिवासियों के लिए भी जाना जाता है। और ये जो 3 लोग यहाँ मौजूद हैं, उनमें ब्रजेश जी है। अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। हाँ, मैं ब्रजेश कुमार, पश्चिमी चंपारण, बिहार राज्य। और आज महामहिम राष्ट्रपति भवन हम लोग गए हुए थे। वहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर उन्होंने इनवाइट की हुई थी। और हमारी जो ट्राइबल की जो समस्याएं हैं काफ़ी जटिल है, काफ़ी सघन है, और इस पर सकारात्मक बातचीत हुई और उसकी समाधान के बारे में भी बातचीत हुई और काफ़ी सार्थक और सकारात्मक परिचर्चा भी हुई। और राष्ट्रपति महोदया ने वह आश्वासन दी है कि हम ट्राइबलों की हक को कहीं बिछोड़ने नहीं देंगे, आप लोग से अलग होने नहीं देंगे। और हमारी जो प्रमुख मांगे थी, हम बिहार में हैं, बिहार झारखंड से अलग हुआ, झारखंड अलग राज्य के रूप में व्यवस्थित हुआ 2000 में हुआ। और उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये अवधारणा हो गई थी कि जितने भी ट्राइबल है सब झारखंड में चले गए। लेकिन हमारी जो चंपारण में है लगभग 2,65,000 के करीब में जनसंख्या ट्राइबल में हम लोग हैं। और हमारी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, एक्यो दैनिक है, सोशियो दैनिक है और एजुकेशनल भी दयनीय स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। और इस परिस्थिति में और हम जो राष्ट्रपति महोदया से ये सब के बारे में परिचर्चा हुई और उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया कि हम वहाँ देख नहीं पाए हैं और ये चीज़ पर पहल किया जाएगा। अब रही चीज़ कि झारखंड में चले गए, झारखंड अलग राज्य हो गया और वहाँ पर अलग राज्य होने पर शेड्यूल 5 शुरू हो गया। और हमारे बिहार में आज तक भी शेड्यूल 5 शुरू नहीं हुआ है, शेड्यूल 5 की अनुसूची में नहीं रखा गया है। तो आपने ये सारी बातें राष्ट्रपति महोदया के सामने हाँ प्रस्तुत किया गया। तो शैलेंद्र गढ़वाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने नौजवान आदिवासी नेता हैं, अभी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के सदस्य भी हैं। आप वहाँ अनुसूचित जनजाति आयोग है कि आप उपाध्यक्ष हैं? नहीं, अध्यक्ष हैं आप जी। तो शैलेंद्र गढ़वाल जी, 2 बातें तो बताई ब्रजेश जी ने जी। राष्ट्रपति जी के सामने क्या और बातें रखने के लिए आप पहुंचे थे, जो मुख्य मांगे हैं? जी, मुख्य मांगे ये है कि जैसे कि बिहार में क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग एक ही मंत्रालय है, उसमें जो भी बजट आता है इसको बाइफर्केट करना चाहिए। आदिवासियों तक वो ठीक से पहुंच नहीं पाता है, इसमें ज़रूरत है सरकार को पहल करने की। और आयोग जो है ये 5 पेज के संकल्प में बना है, इसको अगर सरकार इस पे ध्यान दे, एक अलग से इसकी नियमावली बनाए तो बहुत चीज़ें क्लियर होगी। और आदिवासी एट्रोसिटी पे जो काम हो रहा है वो और भी आदिवासी के हक में जो काम हो रहा है उनके लिए जो जा रहा है, जो पैसा जा रहा है और सही ढंग से इस्तेमाल हो पाएगा। और ख़ास करके अभी जो कर्म योगी जो ये है
आदि कर्मयोगी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो ये कर रही है, तो डिप्टी सचिव आए थे, उसके बारे में हम लोग को जानकारी दिए और बोले कि जुड़िए और आप, सरकार चाहती है काम करना। तो यही आग्रह है कि सरकार नीति तो बना देती है, लेकिन नियत अगर अलग रहे तो आदिवासी क्योंकि बोलते बहुत कम हैं, उनके पास जाना पड़ता है। जैसे हम लोग कमीशन में काम करते हैं, ऐसे समस्याएं बहुत कम आती हैं, लेकिन हम उनके पास जाते हैं तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो हमको उनके पास जाना पड़ेगा। आदिवासी को, सबको, जो पूरे हम भारत के देश को जैसे एक चश्मे से देखते हैं, उस चश्मे से नहीं, एक अलग चश्मे से देखना पड़ेगा उनको, तभी जाके आदिवासियों का उत्थान हो पाएगा। और जब तक उनकी भागीदारी नहीं सुनिश्चित की जाएगी, और साथ साथ जो पदाधिकारी इस पे काम नहीं करते हैं, सिर्फ आंकड़ा देते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जवाबदेही तय नहीं होगी। इतने साल में आज तक जब परिस्थिति बदली नहीं, तो आपने किया क्या? जी। और राजकुमार महतो जी, आप भी बताएं कि और कोई बातें ऐसी हैं जो छूट गई हैं जो आप कहना चाहते हैं? नहीं, तो इसमें तो हमको, हमारे समझ से दोनों व्यक्ति जो भी बातें बोले हैं वही बात मैं भी दोहराऊंगा। यही तो मैं कहूँ। तो नहीं, कई बार ये शिकायत हमारी जानकारी में आई है कि आपके यहाँ भी कई अन्य राज्यों की तरह फर्जी आदिवासी का एक मुद्दा है। हाँ है। वो कितना गंभीर है आपके इलाके में? उससे कितना फर्क पड़ता है आदिवासी समुदाय के लोगों में? जैसे फर्क ये पड़ता है सर कि जैसा कि लोहारा है, तो हमारे यहाँ लोहार लोग भी इसका बेनिफिट उठाना शुरू कर दिए थे। वैसे सरकार द्वारा तो उसको तो बाइकाट कर दिया गया, लेकिन अभी तत्काल गोंड जाति है। दरअसल में गोंड का अनुसूचित जनजाति में यह है, लेकिन गोंड लोग इसका नाजायज फायदा हमारे यहाँ उठा रहे हैं। इसको थोड़ा सा शैलेंद्र जी समझाएंगे। गोंड जो कह रहे हैं, गोंड तो आमतौर पर आदिवासी माना जाता है। जी गोंड है वो ज़्यादातर जैसे कि सासाराम के आसपास हैं, लेकिन एक्चुअली जो भूजा भूजते हैं, जो गोंड है, वो लोग भी इसमें कर रहे हैं कि नहीं, हमको भी इंक्लूड किया जाए। अच्छा, क्योंकि और बिहार में नाम है, तो मिलता उससे जो मेन आदिवासी समाज है, जो दबे कुचले हैं समाज से, माने जो आज सभ्यता है उससे दूर है, जंगलों के किनारे हैं, उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। जी। और ब्रजेश जी, जैसा शैलेंद्र जी ने कहा, और जब किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है, उसका एक मापदंड ये भी है कि वो बाहर के लोगों से, मुख्य धारा के लोगों से मिलने में झिझकते हैं, वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, वो बात करने में शर्माते हैं। तो अगर आपके इलाके की मैं बात करूं, जो पश्चिमी चंपारण का इलाका है, वहाँ किस स्थिति में हैं आदिवासी, और उनकी हालत अगर बदलनी है तो क्या करने की ज़रूरत है? हाँ, पहली बात तो ये है, वहाँ के आदिवासी समुदाय है काफ़ी संकित विचारधारा के हैं। वे बहुत लजालू, शर्मिंदा विचार, और वो कोई चीज़ मांग नहीं पाते हैं सरकार से, और अपनी समस्या को कह नहीं पाते हैं। तो इसलिए पहला तो उस पर अवेयरनेस लाना पड़ेगा, उससे जागरूक बनाना पड़ेगा, और उसको संविधान के तहत जो जो अधिकारें मिली है उसकी व्याख्या उसके सामने कहनी पड़ेगी। इसलिए अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। और रह गई की बात, अब अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, इससे ज़्यादा लाभान्वित गैर अनुसूचित व्यक्ति के, गैर आदिवासी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी प्रोजेक्ट चलती है, जो भी फंड से आते हैं, वह ट्राइबल करके नहीं आते, और ट्राइबल भी करके आते हैं। वहाँ पर एक थरवट क्षेत्र है, हम लोग 4 ये प्रखंड में बसे हुए हैं, और वो उसे थरवट क्षेत्र कहते हैं। और वहाँ पर बिहार गवर्नमेंट द्वारा समेकित थरवट विकास अभिकरण दिया गया, उसमें 125 करोड़ की राशि मुहैया कराएगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी ट्राइबल का कोई उसमें मतलब कि भागीदारी नहीं है, और वे अपने अनुसार बनाते हैं। गैर आदिवासी, मतलब कि गैर आदिवासियों को भी उस फंड से उसको वहाँ पर ये, यानी फंड की डाइवर्सन हो रही है, ट्राइबल के नाम पर पैसा दिया जा रहा है, और फंड की डाइवर्सन दूसरे क्षेत्रों में हो रही। अब रही चीज़ कि वहाँ पर एजुकेशन, हम लोग 4 प्रखंड में हैं, 4 प्रखंड में अब समझ जाइए कि एजुकेशन की स्थिति इतनी न बदतर है कि वहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अब वहाँ के आदिवासी कहाँ जाकर अपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए शिक्षा की स्थिति भी काफ़ी बदतर है। और दूसरी चीज़, हम
जो आदिवासी की होना चाहिए वह उसका ज्योग्राफिकल जो स्थिति है, जो डांटा है, वहाँ उसकी परिवेश है, उसकी परिधान है, उसकी सभ्यता संस्कृति है, वह आदिवासी से मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें फर्जी आदिवासी चले आए हुए हैं जो कि बिहार के लिए एक कलंक साबित हो रहा है। पहले जैसे कि ये सब नेताओं को बगलाकर जैसे कहा कि मिश्र और मिश्रा में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह लोहार और लोहारा में कोई अंतर नहीं है। समांतरवादी वर्ग लोहार को लोहारा कहते थे, इसीलिए लोहार को भी रिजर्वेशन से मिलनी चाहिए। और उसके बाद से गोंड और गोंड में कोई अंतर नहीं है। गोंड को अपभ्रंश भाषा में गोंड कहा जाता था, इसीलिए अब रहित लोहार और लोहारा इसको तो एक्सक्लूड कर दिया। हाँ, कुछ फैसिलिटीज मिली और वह फैसिलिटी जो गेन कर लिया अभी तक ले हुए बरकरार हैं, उसको टर्मिनेशन से नहीं हुई है। लेकिन अब रही चीज की, और उसको अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा दिया गया। लेकिन उसी तरह एक गोंड और गोंड है जो कि झारखंड में सासाराम साइड में गोंड जाति है जो पहाड़ों में है, और हमारे यहाँ जो भूजा भूजने वाले हैं उस गोंड है असल में GOD नहीं, गोंड GOR गोंड। ओके, हाँ गोंड है, और ये सब GOND गोंड है। मिलते जुलते नाम का, हाँ मिलते जुलते नाम का इसका फायदा उठा रहे हैं। तो अब ये सब का कोई उस तरह के न जंगल के किनारे है, न इसका कोई उस तरह की सभ्यता संस्कृति है। आदिवासी जो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए जो मापदंड है उनको पूरा नहीं करता। हाँ, मापदंड जो क्राइटेरिया है वह चीज कोई फुलफिल नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वे सम्मिलित हैं और वे सब लिटरेट हैं, क्योंकि वे सब शहरों में बस रहे हैं और वे सब शिक्षा की स्तर काफ़ी आगे है। तो जितनी भी बेनिफिट है उसका लगभग 60% वे सब अवेल कर रहे हैं, जिससे कि लोकल जो आदिवासी है, जो ट्राइबल हैं, जो वहाँ के बसिंदा है, जो मापदंड को सुनिश्चित करते हैं, पूरा करते हैं, वे व्यक्ति आज तक उसी तरह असली हकदार का हक मारा जा रहा है। हाँ, असली हकदार का जी शैलेंद्र जी, जब थरूहट की बात आई तो अगर मुझे सही से याद है तो थरूहट में 2 नेक एरिया है और आपका फॉरेस्ट जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट भी है। तो वहाँ उस वक्त में हमने देखा था कि रास्तों की काफ़ी दिक्कतें थी और भी कई तरह के इश्यूज़ हमें उस वक्त समझ में आए थे वहाँ पे। मसलन वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं, बारिश के सीज़न में ख़ास तौर पर अगर किसी मरीज को लेके जाना है तो वो बहुत कठिन काम होता है। कुछ हालात बदले हैं, 5-7 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं तो बरसात में तो फिर वापस से आके वही स्थिति आ गई है। थोड़ा ग्रेवलिंग हुआ है, मैंने ऑल वेदर रोड बनाने की कोशिश नहीं की है गई है। एटलीस्ट थोड़ा ग्रेवलिंग करके कुछ जगहों पे सुधार हुआ है और गांव-गांव में अंदर से रास्ते बने हैं। लेकिन चूंकि ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल लोग मतलब उतने जागरूक होते नहीं हैं, क्वालिटी बहुत ही खराब है और मतलब एक तरह से लूट हो रहा है उस पैसे का। जी तो दोस्तों और कई मुद्दों पे बात हो सकती थी, लेकिन शायद उन मुद्दों पे बात करना थरूहट में जाकर ज़्यादा बेहतर होगा। थारू आदिवासी कौन हैं, वो कैसे जीते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी भाषा बोली, उनका खान पान कैसा है, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि ये नेता इतनी दूर से चल के दिल्ली आए थे, महामहिम राष्ट्रपति से मिले, तो हम जानना चाहते थे कि किन इश्यूज़ को लेके वो इतने परेशान थे कि उनको दिल्ली आना पड़ा। तो दोस्तों ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और जल्दी ही थारू आदिवासियों के बारे में विस्तार से आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।